नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष की ताजपोशी से विपक्ष के इरादे साफ, बैकफुट पर नहीं बल्कि अटैक मोड में होगा काम। 27 में जीत का दम भर रहे गणेश गोदियाल। देहरादून में पूर्व बीजेपी विधायक चैंपियन के बेटे ने दिखाई गुंडागर्दी, सरे रहा पूर्व सीएस के बेटे पर तानी पिस्टल, पिटाई का वीडियो वायरल। दिव्य प्रताप सिंह और गनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राजधानी देहरादून में धरने पर बैठे उपनल कर्मी नीलम डोभाल की मौत, आंदोलनकारियों ने दी श्रद्धांजलि। नियमितीकरण की मांग को लेकर 8वें दिन भी धरना जारी। हल्द्वानी के उजाला नगर में हुए बवाल पर कार्रवाई, 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गोवंश अवशेष मिलने पर हिंदुवादी संगठनों ने काटा था हंगामा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम का ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक पारा हाई हो चला है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की ताजपोशी के साथ ही कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अब पार्टी बैकफुट पर नहीं बल्कि अटैक मोड में काम करेगी। अभी अटैकिंग मोड में गणेश गोदियाल की क्या कुछ भूमिका रहेगी, वो आप इस रिपोर्ट में देखें। उत्तराखंड में बदलाव के लिए कांग्रेस तैयार, गोदियाल की ताजपोशी से विपक्ष के इरादे साफ, अब बैकफुट पर नहीं बल्कि अटैक मोड में होगा काम। क्या गोदियाल दिखाएंगे कोई चमत्कार? उत्तराखंड कांग्रेस में बदलाव के बाद पार्टी की हवा का रुख कुछ बदल सा गया है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की ताजपोशी से मायूस कार्यकर्ता और पार्टी में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। रविवार को गणेश गोदियाल ने पदभार ग्रहण किया, लेकिन कोई साधारण ढंग से नहीं बल्कि पूरे जोर शोर से। ढोल नगाड़े, आतिशबाजी, फूल माला और लगातार बढ़ता रोड शो, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं का महीनों बाद ऐसा जोश देखने को मिला। काफिले के साथ बढ़ती भीड़ ने ये साफ कर दिया कि नए अध्यक्ष की एंट्री ने संगठन की नसों में एक नई ऊर्जा भर दी है। छोले नृत्य से लेकर रास्ते भर लगी कतारों तक कांग्रेस ने पूरी राजधानी में राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई। कांग्रेस भवन पहुंचते ही माहौल और तेज हुआ। आतिशबाजी, जोरदार नारे और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़, विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता सभी एक मंच पर दिखाई दिए। मानो विपक्ष ने एकजुटता के साथ ही सत्ताधारी दल बीजेपी को संदेश दिया हो कि कांग्रेस पार्टी अब बैकफुट पर नहीं बल्कि अटैक मोड में काम करेगी। वहीं नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि 2027 में बदलाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कि राज्य की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को उखाड़ फेंकना है। ये उसी बात का प्रमाण है और मैं इस प्रदेश की महान जनता को, इस प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं को मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि राजनीति में ये आवश्यक है। राजनीति कोई अछूत विषय नहीं है। राजनीति ऐसा विषय है जिसमें से हर एक की आस होती है आगे भविष्य के लिए। तो राजनीति यहाँ इस प्रदेश की राजनीति शुचिता की रास्ते पर वापस आ सके, इसके लिए आवश्यक है कि बदलाव होना है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष पर तंज कस रही है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि कांग्रेस को पहले अपनी गुटबाजी रोकने पर ध्यान देना चाहिए। उनके वरिष्ठ नेता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, जो 27 के लिहाज से घातक साबित हो सकता है। बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस का घर सूना पड़ा था और उस सूने घर में आज थोड़ी बहुत चहल पहल हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता उनको 2027 में उत्तराखंड के अंदर देखना चाहती है, क्योंकि बिहार ने जीता जागता बिहार सबूत है और वहां पर मातृशक्ति ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो है सरकार बनाने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी 2027 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। और कांग्रेस की सुनामी तो देखने को मिल रही है, तो कांग्रेस का तूफान देखने को मिल रहा है। जितने चेहरे हैं उतनी दुकानदारी है उनकी, उतने गुट हैं, तो उन गुटों को पहले संभालने का काम कांग्रेस करेगी। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस का नेतृत्व परिवर्तन कितना कारगर साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन गणेश गोदियाल कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं एक नई उम्मीद लेकर आए हैं, क्योंकि गणेश गोदियाल उत्तराखंड की राजनीति में एक अहम भूमिका निभा चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेताओं को कड़ी चुनौती दी है। 2002 के विधानसभा चुनाव में गणेश गोदियाल को कांग्रेस ने थलीसैंण विधानसभा
सीट से टिकट दिया। उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को चुनौती देते हुए थलीसैंण से जीत हासिल की। यह सीट पौड़ी गढ़वाल में महत्वपूर्ण है। फिर 2012 में सीटों के परिसीमन के बाद श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से गणेश गोदियाल ने चुनाव लड़ा और बीजेपी के धन सिंह रावत को हराकर दोबारा से विधायक चुने गए। 2017 में श्रीनगर से तीसरी बार चुनाव लड़े, लेकिन इस बार गणेश गोदियाल बीजेपी के उम्मीदवार से हार गए। 2022 में उन्होंने श्रीनगर से फिर से चुनाव लड़ा, जहां वो बीजेपी के धन सिंह रावत से करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान वे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन पार्टी की हार के बाद इस्तीफा दिया। 2024 में गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे, लेकिन बीजेपी के अनिल बलूनी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। गणेश गोदियाल को पार्टी हाईकमान ने दूसरी बार मौका दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से आलाकमान ने उन पर 2027 के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है और इस जिम्मेदारी को सौंपने की एक बड़ी वजह ये भी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में गणेश गोदियाल ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते हुए चुनाव लड़वाने का काम किया था, जिसमें कांग्रेस ने 19 विधानसभा सीटें हासिल की थी, जो कि 2017 के विधानसभा चुनाव से 8 सीटें ज्यादा थी, क्योंकि 2017 में कांग्रेस को 11 सीटें ही मिल पाई थी। लेकिन अब कांग्रेस को ये जरूर समझना होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सीटों का ये मार्जिन बढ़ाने के लिए विपक्ष को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा और पार्टी में एकजुटता के साथ साथ मजबूत चुनावी रणनीति पर काम करना होगा। तभी 2027 में कमल खिलने की राह आसान हो पाएगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। मसूरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पदाधिकारी और स्थानीय लोगों के साथ बिहार में एनडीए की जीत का जश्न मनाया। खूब आतिशबाजी हुई और लोगों का मुंह मीठा करवाया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जो लोग कहते थे मोदी मैजिक खत्म हो गया है, उन्हें बिहार चुनाव के नतीजों को देखना चाहिए कि मोदी का महा मैजिक शुरू हुआ है। महागठबंधन ने कई प्रचार किए, वोट चोरी के आरोप लगाए और रैलियों में कई किस्म की अशुद्ध भाषा का प्रयोग जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। ये देश की जनता, प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो, नेहरू जी से लेकर आज तक, कभी भी सरकार की भाषा का प्रयोग किसी भी नेता ने, किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पर बैठे नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश, तेजस्वी, इनके और जो चुंगू मुंगू सबने जिसका की नीचता पर आए थे, उसका जवाब बिहार की महान जनता ने दिया। उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की है। इस दौरान संगठन को मजबूत करने पर फोकस किया गया। बैठक में सभी जिला अध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्र को लेकर फीडबैक दिया, जिस पर मंथन हुआ। बता दें कि कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जिलाध्यक्षों से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य फीडबैक लिया, बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आई हैं। जिलों में ब्लॉकों के रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, डिलिमिटेशन से संबंधित बातें सांगठनिक तौर पर उनका डिलिमिटेशन, रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऐसे बहुत से जिलाध्यक्षों की मांग है। तो उस दिशा में हमने संज्ञान लिया। सब हमारे साथ, हमारे सहप्रभारी वहाँ पर मौजूद थे और अन्य भी बातें हैं। सभी लोग मतलब अपने अपने जिलों के बारे में अपने जो फीडबैक है उनके, वो उन्होंने कहे, तो इस बारे में बैठक हुई। वहीं हल्द्वानी के उजाला नगर में हुए बवाल पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बनभूलपुरा थाना अध्यक्ष की तहरीर पर 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही रवि गुप्ता की तहरीर पर गोवंश अवशेष के मामले में भी अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। आपको बता दें कि रविवार रात नवजात गोवंश का कटासर मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा था। देखते ही देखते हिंदूवादी संगठन के लोगों ने यहां हंगामा किया, भीड़ उग्र हुई तो पुलिस ने मोर्चा संभाला।
ये कल देर शाम की घटना है, जिसके संबंध में इसमें 2 अभियोग हमने पंजीकृत किए हैं। एक अभियोग जो है गौवंश संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है और एक बीएनएस और बलवे इत्यादि की धाराओं में है। दोनों ही अभियोगों में विवेचना जो है वो की जा रही है और इसमें सीसीटीवी फुटेज और सर्वेलेंस और बाकी जो गवाह जो चश्मदीद हैं उनके बयानों के आधार पर इसमें हम अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे भी फैक्ट आते हैं सामने उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी शहर में हालात किस तरह के हैं और क्या फोर्स लगी हुई है? हालात फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और फोर्स हमारी लगी हुई है और हम लोग लगातार सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे की गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया। दरअसल अभी हाल ही में राजधानी देहरादून की सड़कों पर सरेराह गुंडागर्दी और मारपीट करते हुए दिव्य प्रताप सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने गनर और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पूर्व सीएस के बेटे को धमकाते और उसके साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी के पूर्व विधायक चैंपियन के बेटे की गुंडागर्दी, पूर्व सीएस के बेटे को दिखाई दादागिरी, राजधानी में सरेराह पिस्टल निकाली, पहले की मारपीट फिर दे डाली जान से मारने की धमकी। भैया मैं बाहर आ रहा हूँ, गाड़ी में बाहर आ रहा हूँ। उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जिनका विवादों से पुराना नाता है, वो एक बार फिर से चर्चाओं में हैं, मगर इस बार बेटे की वजह से। दरअसल चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह ने राजधानी देहरादून में खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई है। पुलिस वाले भाग रहे हैं ना उसके पीछे। कौन है? हाँ आने दो। कौन है ये? हाँ भाई भैया ये गाली मत देना। ओ भैया निकालो भैया मैं बाहर आ रहा, भैया मैं बाहर आ रहा, भैया मैं बाहर आ रहा हूँ, गाड़ी में बाहर आ रहा हूँ, गाड़ी निकालो भैया मैं बाहर आ रहा हूँ, रुको। ये मामला राजपुर रोड के पैसिफिक मॉल के पास का है। सड़क पर साइड पास नहीं देने से तिलमिलाए कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह ने पूर्व सीएस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन को न सिर्फ पीटा बल्कि सरेराह उस पर पिस्टल भी तान दी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वीडियो में ऑरेंज जैकेट पहने हाथ में पिस्टल लिए कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह, जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं, लेकिन पिता का टैग पूर्व विधायक का है और नाता सत्तारूढ़ दल बीजेपी से है, तो बेटे के तेवर भी 7वें आसमान पर साफ तौर पर दिखाई दिए। इसलिए साथ में मुस्टंडे और एक गनर लिए कानून व्यवस्था को राजधानी देहरादून में ठेंगा दिखाते हुए नजर आए। पूर्व सीएस के बेटे की सॉरी की आवाज इन गुंडों के कानों तक नहीं पहुंची, तब भी बुरी तरह पीटने के बावजूद यशवर्धन हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, सॉरी बोलता रहा, लेकिन दिव्य प्रताप सिंह कुछ सुनने को तैयार नहीं हुआ। हालांकि अब इस मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है। अपनी शिकायत में आर यशवर्धन ने पुलिस को बताया कि वो रविवार रात करीब 10:30 बजे अपनी कार से दिलाराम चौक से साईं मंदिर की ओर जा रहे थे। पैसिफिक मॉल के पास उन्हें एक लैंड क्रूजर कार ने ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन सड़क संकरी होने के कारण वो रास्ता नहीं दे पाए। इसी दौरान पीछे वाला कार चालक हूटर बजाता रहा। साइड नहीं देने पर चैंपियन के बेटे ने उनकी गाड़ी पर पीछे से जोरदार टक्कर मारी। रोड साइड रुकी उनकी गाड़ी से उन्हें जबरन बाहर खींचा गया, उन्हें जमीन पर गिराकर पीटा गया। जब भीड़ बढ़ी तो आरोपी रफू चक्कर हो गए।
आज 14 तारीख की रात्रि को थाना राजपुर पर शिकायत मिली थी, जिसमें कंप्लेनेंट है श्री यशोवर्धन जी और उनके साथ एक टैक्सी में जा रहे थे। उनके द्वारा शिकायत दी गई कि जब वो राजपुर रोड पर जाखन क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पर एक गाड़ी जो है एक एसयूवी गाड़ी और एक इसके पीछे जो है एक स्कॉर्पियो बोलेरो गाड़ी थी, जिसके द्वारा सायरन बजा के उनको ओवरटेक किया गया था। और ओवरटेक करने के बाद आगे उस गाड़ी को रोककर ड्राइवर के साथ गाली गलौज मारपीट की गई और एक वेपन निकाल के उसको धमकाया गया था। चूँकि समस्त घटनाक्रम में उस समय जो कंप्लेनेंट थे उनके द्वारा वो किसी को उसमें पहचानते नहीं थे, ना ही जो ड्राइवर था वो किसी को उसमें पहचानता था, बट उनके द्वारा जो एफआईआर में जो गाड़ी का नंबर दिया गया इसके आधार पर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया और उस गाड़ी के आधार पर गाड़ी के ओनर को ट्रेस किया गया तो उसमें दिव्य प्रताप का नाम पता चला था जो उस गाड़ी में सवार था। इस तत्काल बाद एक पुलिस टीम द्वारा मुकदमा लिखने के बाद अगले दिन जो इस गाड़ी जो बोलेरो जो चल रही थी जो सायरन बजा रही, जिसमें एक पुलिसकर्मी की बात आई थी कि उसमें सवार था, उस पुलिसकर्मी की पहचान करते हुए पता चला कि वो गनर उनके पिताजी को आवंटित था। इसके आधार पर जो एक रिपोर्ट एसएसपी हरिद्वार को भेजी गई थी, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उन्होंने उसको निलंबित करके विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। साथ ही इस पूरे प्रकरण में जो भी जांच के बाद जो पीड़ित थे जिनके द्वारा कंप्लेंट दी गई थी, जो उनका ड्राइवर था जो टैक्सी में चला रहा था, उसके द्वारा जो बयान पूरे विस्तृत बयानों के बाद उसमें जो धाराएं जो में 126 और 352 भारतीय न्याय संहिता की धाराओं की वृद्धि की गई। साथ ही साथ जब उसमें फुटेज में देखा गया कि एक वेपन हाथ में था आरोपी के पास, तो उसके आधार पर जो है इसमें जो 30 आर्म सेट की धारा इंक्रीज की गई, जिसके तहत अगर कोई अपना अधिकृत वेपन या लाइसेंसी वेपन का दुरुपयोग करता है या उसका शो करता है या किसी को डराने में प्रयोग करता है तो उसके तहत उसका निरस्तीकरण और जब्ती हो सकती है। इसके लिए भी रिपोर्ट जो है जिलाधिकारी हरिद्वार को प्रेषित कर दी गई। चूँकि ये तीनों लाइसेंस जो है 3 लाइसेंस पाए गए थे वहाँ पर आरोपी के खिलाफ, वो तीनों लाइसेंस हरिद्वार जनपद से ही निर्गत हुए हैं, तो आगे की कार्रवाई के लिए वहाँ पर रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को हरिद्वार को प्रेषित कर दी गई। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले में देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने घटना में शामिल गनर राजेश सिंह पर निलंबन की कार्रवाई तो कर दी, जबकि पुलिस यह कार्रवाई पूर्व विधायक की गाड़ी पर फ्लैशर और हूटर लगने पर भी होनी चाहिए। लेकिन जब कानून व्यवस्था ऐसे नेताओं की जेब में होगी तो यहाँ सब चलेगा। अब तक की हुई कार्रवाई तो ये बताती है कि पुलिस पर दबाव ऊपर से है। ऐसे में इस मामले का खुलासा हो पाना मुश्किल लगता है, क्योंकि पुलिस या नियम तो सिर्फ आम जनता पर लागू होता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बाजपुर चीनी मिल के परई सत्र का शुभारंभ विधायक अरविंद पांडे ने किया है। चीनी मिल में पहले गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली लाने वाले किसान को सम्मानित किया गया। बता दें कि बाजपुर चीनी मिल बदहाली के आंसू बहा रहा है, जिसको सही तरीके से चलाने की जिम्मेदारी अब बाजपुर एसडीएम अमृता शर्मा को दी गई। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि चीनी मिल के बेहतर संचालन के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसे बाजपुर के विकास का जो मील का पत्थर है वह यह चीनी मिल है। इस चीनी मिल की वजह से ही यहाँ किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, सभी का हित हुआ है। बल्कि मैं तो कह सकता हूँ कि हमारे जैसे एक मजदूर के बेटे का भी अगर जो विकास हुआ है और मैं कहीं प्रगति पे आज हूँ, इस चीनी मिल की देन है। आज चीनी मिल का शुभारंभ हुआ है। मैं विश्वकर्मा महाराज से, माँ भगवती से, वाहिगुरु से, अल्लाह ताला से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस उम्मीद से आज इस चीनी मिल का आज उद्घाटन हुआ है, यह चीनी मिल विधिवत चले, कोई रुकावट ना आए। सभी की शुभकामनाएं, क्योंकि चीनी मिल का पहिया जब तक चलता रहेगा, इस चीनी मिल की चिमनी से जब तक धुआं निकलता रहेगा, यहाँ का विकास का पहिया बढ़ता रहेगा। लक्सर में आखिरकार किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म हो चला है। दरअसल यहाँ किसान मिल के 14 सेंटर बंद होने से नाराज थे, जिस पर पराई सत्र शुरू होते ही किसानों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। लगातार चल रहे धरना प्रदर्शन के बाद शुगर मिल प्रबंधन को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी है। उससे हमारे इलाके के किसानों को फायदा हुआ था कि अदला बदली करके पर्ची आवे थी दोनों तरफ से, तो जो शुरू का गन्ना है ना गेरना हो बोरू उसे गेर का अपना गेहूं बोले थे। अब जब इन्होंने लिबर्टी वालों ने सेंटर ने लगाए तो यहाँ करल्ले पर हमने सूचित किया। करल्ले वालों ने कोई हिल्ला वाली सी दिखाई, ढिंगा मस्ती सी दिखाई, तो यहाँ आकर हमारे किसानों ने धरना दे दिया। अब हम धन्यवाद करना चाहते हैं गन्ना मंत्री जी का, उन्होंने इस विषय का संज्ञान लिया। हमारा प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विकास जी के नेतृत्व में उनसे मिला था, भाई जोत सिंह गए थे, प्रदेश अध्यक्ष जी युवा के।
राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में उपनल कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन 8वें दिन भी जारी है। वहीं इस आंदोलन के दौरान एक उपनल महिला कर्मी की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने धरनास्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उपनल महासंघ ने आरोप लगाया है कि डिप्रेशन के चलते महिला कर्मी की मौत हुई है। बता दें कि नीलम डोभाल उपनल के माध्यम से जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून में कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत थी और उनके पति भी उपनल कर्मी हैं। मानसिक तनाव के साथ साथ शारीरिक शोषण भी सरकार कर रही है और उसी संघर्ष करते करते हमारी एक महिला कर्मचारी जो निरंतर धरने में थी और कल उसकी अचानक स्ट्रेस लेने के कारण अकस्मात मृत्यु हो गई। सरकार अभी भी चेती नहीं है और अभी आप देख रहे हैं आज धरने का 8वां दिन है और कोई वार्ता नहीं है। अभी एक आला अधिकारी का मेरे पास फ़ोन आया था जब मैं भाग के आया था, तो मैंने कहा साहब जो आपने हमें दिया था निमंत्रण दिया था उस निमंत्रण को इन कर्मचारियों ने ठुकरा दिया है। तो उनका एक ही जवाब था, तो ठीक है आप बैठे रहो। नैनीताल में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा ने राजकीय बीडी पांडे अस्पताल का निरीक्षण किया है। उन्होंने बंद पड़े सीटी स्कैन और ऑक्सीजन प्लांट को 1 हफ्ते के भीतर ठीक करने के निर्देश दिए। वहीं मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना, साथ ही निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की है। डॉक्टर जो भी ज्वाइन करेगा वो 3 साल तक हमारे धरातल में काम करे, उसके बाद वो पीजी करने जाए। ये पॉलिसी बनेगी जो कि कैबिनेट से पास होगा, क्योंकि उसमें बिना कैबिनेट से पास हम नहीं कर सकते। तो ये आप पास करवाने का हमारा एक प्राविधान है। दूसरा देखिए, विशेषज्ञ डॉक्टरों की हम कह सकते हैं 50% हमारे राज्य में कमी है। वो आपको पता ही है कि मेन प्रॉब्लम जो आप आए दिन देख रहे होंगे कि इधर हड़ताल उधर हड़ताल, ये मेन विशेषज्ञों का ही हमारा रोल है। क्योंकि हमारे पास क्या है कि लगभग 100 विशेषज्ञ पर ईयर मिल रहे हैं और कम से कम 400-500 हमारे विशेषज्ञ जा रहे हैं बनने के लिए जो MBBS। तो नेचुरली हमारे 4-5 साल के लिए कमी है। वहीं दिल्ली धमाके के बाद देहरादून पुलिस अलर्ट मोड पर है। राजधानी में पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त और रेंट पर देने वाले प्रतिष्ठानों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। SSP अजय सिंह ने बताया कि पुराने वाहन खरीदने वालों के दस्तावेज और मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दी गई। साथ ही बैंक से भुगतान लेन देन करना होगा ताकि खरीदार की पहचान स्पष्ट हो सके। अब दिल्ली की जो एक विस्फोट की घटना हुई थी, इसको देखते हुए उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया था और साथ ही साथ देहरादून में भी इसको देखते हुए विभिन्न स्थानों पर, खासकर जो हमारे संवेदनशील स्थल है, भीड़ भाड़ के स्थान है, उन जगहों पर लगातार चेकिंग अभियान के लिए टीमों को लगाया गया था। इसी के तहत जो जानकारी मिली थी कि इस तरह के जो विस्फोट की घटना, उसमें कहीं ना कहीं सेकेंड हैंड थर्ड हैंड गाड़ियों को खरीदा जाता है और खरीदने के बाद ही उसको उसमें प्रयोग किया गया। इस सूचना के आधार पर जो इनपुट्स प्राप्त हुए थे उसके आधार पर यहाँ भी, चूँकि देहरादून में बहुत सारे लोग यहाँ पर कार रेंटल और कार सेल का काम करते हैं, इन जगहों पर भी जितने भी हमारे इस जगह पर थाना क्षेत्र में, वहाँ पर आकस्मिक रूप से चेक किया गया, उनके रिकॉर्ड्स को चेक किया गया कि किस तरह से वो गाड़ियों को खरीदते और बेचते हैं और एक स्पष्ट रूप से एक SOP जारी की गई है जिसमें जो भी गाड़ी सेकंड हैंड, पहले तो गाड़ी जो लेते हैं जिससे भी वो उसका पूरा डिटेल रखेंगे उसकी, और इसके बाद जब गाड़ी किसी को भी सेकंड हैंड बेची जाएगी तो उसके बाद उसकी जो मोड ऑफ पेमेंट होगा वो अकाउंट्स में ही होगा, उसका फ़ोन नंबर वेरीफाइड होना चाहिए। साथ ही साथ वो गाड़ी की ओनरशिप, जो ओनर है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, खासकर आधार कार्ड और जो हमारे अन्य जो पहचान के होते हैं कार्ड्स होते हैं, वो सभी की एक कॉपी रख के उसको कंप्यूटराइज रूप में रखा जाएगा। वहीं मसूरी टिहरी बस स्टैंड बाईपास रोड पर देर रात अज्ञात उपद्रवियों ने 2 बाइक में आग लगा दी। इसके साथ ही 4 अन्य दोपहिया वाहनों में तोड़फोड़ कर जमकर हंगामा काटा। घटना का पता चलने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संदिग्धों को हिरासत में लिया है। वहीं स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मेरी रॉयल इनफील्ड है 2017 मॉडल, गन मेटल ग्रे, और फिर मैंने देखा वहाँ पे मेरी पूरी बाइक जल के बिल्कुल राख हो रखी है, गिरी पड़ी है। फिर मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया, तो पुलिस थोड़ी देर में आई, मेरे दोस्त लोग भी आए यहाँ पे। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम फिर आपके माध्यम से हम ये गुजारिश कर सकते हैं पुलिस प्रशासन से कि ये जो ये करते हैं ये ऐसे काम, घिनौने काम, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हरिद्वार में सिडकुल पुलिस ने रिहायशी क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई के दौरान 50 से अधिक अवैध रसोई गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। मौके पर पहुंची टीम ने जब पूछताछ की तो आरोपी किसी भी तरह के दस्तावेज, अनुमति पत्र या फिर वैध प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इसमें जैसे हम लोग को ये इनपुट मिला था कि रावली महदूद एक जगह है, वहाँ पे घर में अवैध गैस की रिफिलिंग और भरवाई जा रहा था ना गैस अवैध रूप से,
तो उसमें हम लोगों ने घर में भी छापा मारा था, वहाँ पे हम लोगों ने सिलेंडर भी पकड़े हैं 60-62। तो उन सिलेंडरों के संदर्भ में जब हम लोगों ने उससे वैध कागज़ दिखाने का कोई अतीक अहमद है, उससे जब हम लोगों ने वैध कागज़ दिखाने को कहा तो कोई कागज़ नहीं दिखा पाया। तो उसके बाद हम लोगों ने संबंधित के खिलाफ सिडकुल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी FIR और उसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं नैनीताल जिले में पुलिस ने साइबर अपराध के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यहां पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बड़े साइबर फ्रॉड गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी APK फाइल के जरिए मोबाइल फोन हैक कर करोड़ों की साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे। जांच के दौरान पुलिस ने 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का संदिग्ध लेन देन भी पकड़ा है। आरोपी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के बताए जा रहे हैं। आरोपियों के कब्जे से 11 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत कई अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। देश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है, इसी दिशा में DGP महोदय और IG महोदय का भी आदेश रहता है। कल एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है नैनीताल जनपद को। सघन चेकिंग अभियान जब चल रहा था, जौलीकोट थाना तल्लीताल जौलीकोट चौकी क्षेत्र में भुजिया घाट पड़ता है, वहां पर जो है एक गाड़ी बहुत संदिग्ध रूप से जा रही थी और बहुत तेजी से जा रही थी। तो उसका इनपुट मिलते ही हमने भुजिया घाट पर हमने रोका, चौकी इंचार्ज जौलीकोट ने। तो तब जो है 4 लोग संदिग्ध पाए गए और जो है कुछ जवाब ठीक से नहीं दे पाए और उनके कब्जे में से 11 मोबाइल फ़ोन और मल्टीपल सिम्स, बहुत सारे सिम्स मिले और बहुत सारे चेकबुक्स मिले, 9 डेबिट कार्ड, 3-4 क्रेडिट कार्ड मिले और QR कोड्स मिले, QR कोड्स के स्लिप्स मिले। तो हमें संदेह हुआ और सख्त पूछताछ करने पर पता चला कि ये तो पूरा गैंग है। तो ये सघन विवेचना में, मतलब सघन पूछताछ और विवेचना में वो सारे डॉक्यूमेंट्स को एनालिसिस करना और आपका फ़ोन्स और नंबर्स को थोड़ा सा सरसरी तौर पे 2 बैंक अकाउंट को एनालिसिस किया हमने। तो पता चला केवल 2 बैंक अकाउंट में 3.5 करोड़ से भी अधिक ट्रांजैक्शन हुआ है। एक पूरा ऑल इंडिया लेवल पे गैंग का एक पर्दाफाश हुआ है। इन्हीं बैंक अकाउंट्स के ऊपर जो है दिल्ली में एक मुकदमा पंजीकृत है। अभी और पूरे इंडिया में कितने जगह पे मुकदमा पंजीकृत है, जांच का विषय है। इसके साथ ही हल्द्वानी पुलिस ने बनभूलपुरा क्षेत्र में फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर डेमोग्राफी चेंज करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को फैजान, रईस अहमद और दिनेश सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह गलत और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर लोगों से भारी भरकम लेते थे और फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र तैयार करके देते थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है और ये जो डेमोग्राफिक चेंज जो हो रही है, जो चिंता है, तो उस डेमोग्राफिक चेंज का जो करने वाले और ये सब में इन्वॉल्व सभी लोगों को जड़ से उसको निपटारा करना है और जड़ तक पहुंचना है। इस दिशा में आज नैनीताल जनपद को बहुत अच्छी उपलब्धि मिली है। 2 दिन पहले आप सभी को जानकारी था, तहसीलदार नैनीताल साहब ने एक तहरीर दिया था जिसमें फर्जी तरह के सारे स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करते थे। तो बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में जहां पर सबसे ज्यादा डेमोग्राफी चेंज का चिंता सभी को जताया जा रहा है, उस जगह पर एक व्यवस्थित, संगठित और सुनियोजित तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने वाला एक गिरोह था जिसकी पर्दाफाश हमारा पुलिस ने किया है। SO सुशील कुमार, CO नितिन और SP हल्द्वानी, SP नैनीताल दोनों ने सभी ने अच्छा काम किया है। क्योंकि एक तहरीर के आधार पर जब आगे बढ़े हम कहानी बहुत ही आगे बढ़ा। एक फैजान नाम की व्यक्ति है जो तहसील में राइटर के रूप में, मतलब एक अफसर, मतलब व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ इट, पिटिशन राइटर, अरैज नवीस के पद पे तैनात है। उसके पास तहसील की सारा एक्सेस है, तो वो इसका मास्टरमाइंड है। वहीं पौड़ी के तिमली में राजमती देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाली 7 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में राष्ट्र निर्माण के लिए महिलाओं के योगदान पर चर्चा की गई। काफ़ी अच्छा था। विद्या भारती के द्वारा सप्त शक्ति संगम के नाम से ये प्रोग्राम किया गया और तमाम मातृ शक्ति को इस प्रोग्राम में बुलाया गया। बहुत सारी माताओं को, बहनों को सम्मानित किया गया। कई जो सैनिकों की पत्नियां रही हैं, जो शहीद हुए हैं, उनकी माताएं हैं, उनको सम्मानित किया गया। उधम सिंह नगर की श्री गुरु रामदास जी सेवा ट्रस्ट ने अब तक 66 जरूरतमंदों को निःशुल्क व्हील चेयर वितरित की है। बता दें कि करीब 2 साल पहले स्थापित इस संस्था ने बड़ी संख्या में जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई है। मदद पाने वाले परिवारों का कहना है कि इससे उनको एक नई उम्मीद मिली है। हमारी बहन कविता नेगी जी ने बताया था, तो हम स्पेशल लेके आए हैं और लगातार पहले भी दिनेशपुर में हम व्हील चेयर की सेवा देते रहते हैं। आज हमारी संस्था की 65 नंबर की व्हील चेयर है। ये हमारी श्री गुरु रामदास जी सेवा ट्रस्ट है। हमारे भाई रविंदर सिंह चुग जी हैं और ये सारी समस्त टीम। ये जो व्हील चेयर है
ये व्हील चेयर श्री सदगुरु दयाल मंदिर श्री नंगली साहिब जी मेरठ द्वारा दी गई है और ये 65 नंबर व्हील चेयर है। हमारी बहन समाज सेवी कविता जी, इनके सहयोग से इन्होंने बताया सपन जी जो पैरालाइज हैं, चल नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, तो ये श्री गुरु रामदास सेवा जी ट्रस्ट द्वारा ये व्हील चेयर दी गई। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष की ताजपोशी से विपक्ष के इरादे साफ, बैकफुट पर नहीं बल्कि अटैक मोड में होगा काम। 27 में जीत का दम भर रहे गणेश गोदियाल। देहरादून में पूर्व बीजेपी विधायक चैंपियन के बेटे ने दिखाई गुंडागर्दी, सरे रहा पूर्व सीएस के बेटे पर तानी पिस्टल, पिटाई का वीडियो वायरल। दिव्य प्रताप सिंह और गनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राजधानी देहरादून में धरने पर बैठे उपनल कर्मी नीलम डोभाल की मौत, आंदोलनकारियों ने दी श्रद्धांजलि। नियमितीकरण की मांग को लेकर 8वें दिन भी धरना जारी। हल्द्वानी के उजाला नगर में हुए बवाल पर कार्रवाई, 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गोवंश अवशेष मिलने पर हिंदुवादी संगठनों ने काटा था हंगामा।